वो लोग जो मुतासर हुए इस ड्राइव से, वो लोग तो कहते हैं कि भाई हमारी क्या गलती थी, हमारी गलती ये थी कि मेरा नाम सलीम बेग था, हमारी ये गलती थी। और जम्मू में लोग खुल के बात कर रहे हैं कि वाटर बॉडी के ऊपर, तालाब के ऊपर, गैर मुमकिन एक्ट के ऊपर 3 स्टार 5 स्टार होटल 17 माइल्स में बने हैं, शॉपिंग मॉल खड़े हैं, वहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लिहाजा सरकार के ऊपर लोगों ने इस बात के ऊपर उंगलियां उठाई कि ये ड्राइव जो है वो सिलेक्टिव है। लेकिन अब ये जो मामला है फ़िलहाल तो इसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन सरकार को ये बातों का जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक हैं या वो मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को इनकरेज या प्रमोट करता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी। और उन्होंने बहुत कुछ कह डाला और ये भी कह डाला कि भाई आप लोगों से तो मुस्लिम्स अच्छे थे और आपने एक 17 मरले की इंक्रोचमेंट हटाई MG हेक्टर की, तो गांव दिल्ली मार्बल मार्केट में 156 कनाल JDA की ज़मीन जिसकी कीमत करोड़ों रुपया है, खसरा नंबर 781, जहां से JK चैनल, JK रिजॉर्ट्स, JK प्लाज़ा और कौन कौन से बैंकेट हॉल जो है वो नहीं चल रहे, तो वहाँ पे बुलडोज़र क्यों खामोश हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं शिवम चैनल। मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर की एक मशहूर और मायनाज शख्सियत जिनका ताल्लुक़ क़वानीन से है। हमारे साथ इस वक्त जम्मू कश्मीर के माने जाने वकील शेख शकील साहब हैं। एक्सक्लूसिवली बातचीत करेंगे इनके साथ जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त नाजायज़ कब्ज़ों के हवाले से ज़मीनों की बात की जाती है और काफ़ी सारे घरों को भी और काफ़ी सारे ताजिर लोगों के दुकानों को भी तोड़ा गया और साथ में अब इस ड्राइव को कुछ देर तक रोका गया। इन तमाम चीज़ों के हवाले से थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले शेख शकील साहब, मैं आपको अपने शिवम चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, चूँकि लैंड जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर इसमें जो ड्राइव चल रही हैं इंक्रोचमेंट्स की वगैरह, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरे नॉलेज के मुताबिक इस सिलसिले में जब ये सारी ड्राइव्स अभी हुई भी नहीं थी तो शेख शकील साहब थे जो इस सिलसिले में जो है पिटीशंस वगैरह दायर करते रहते थे। तो अभी तक आपने कितनी पिटीशंस इस पे दायर की थी और जो है उनका फिर नतीजा क्या बरामद हुआ? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये इतला देना चाहता हूँ कि ये सारा सिलसिला जो है ना, ये 2011 में शुरू हुआ। 2011 अगस्त में मेरे पास एक विसल ब्लोअर हैं प्रोफेसर SK भल्ला, वो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे कहा था कि बड़ी मैसिव इंक्रोचमेंट है स्टेट लैंड की और उस स्टेट लैंड को खाली करवाने के लिए मैं एक पिटीशन करना चाहता हूँ। तो मैंने बतौर वकील अपनी जो प्रोफेशनल सर्विसेज थी उनको दी। अगस्त 2011 में हमने वो पिटीशन फाइल की और उस पिटीशन में अल्टीमेटली जो हमारा मुद्दा यही था कि जो लैंड माफिया है उससे स्टेट लैंड खाली करवाई जाए। और यहाँ मैं ये बात क्लियर कर दूँ कि उसमें हमने बताया कि लैंड माफिया है क्या जम्मू कश्मीर में। हमने कहा ये एक ऑर्गेनाइज्ड लैंड माफिया है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। तो इन सभी लोगों ने आपस में मिलजुल कर अच्छे खासे बड़े बड़े स्टेट लैंड के जो चंक्स हैं वो उन्होंने अपने कब्ज़े में रखे हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये पिटीशन चलती गई और ये सूचना इस पिटीशन में आई कि टोटल 20 लाख कनाल जो स्टेट लैंड है वो अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है। जब ये हाई कोर्ट में ये सारा मामला हाई कोर्ट के सामने आया कि 20 लाख कनाल के करीब स्टेट लैंड अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन
एप्लीकेशन है। तो फिर हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर सरकार से पूछना शुरू किया कि आप ये बताइए कि ये 20 लाख कनाल ज़मीन जो है ये कैसे वापस ली जाएगी। तो अल्टीमेटली ये मैं आपको बता दूं कि 9 अक्टूबर 2020 को जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने एक तारीखी फ़ैसला दे दिया, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा कि लैंड पूरी रिट्रीव की जाए, और साथ में हाई कोर्ट ने ये कहा कि सबसे पहले जिन लोगों के पास बड़े बड़े चंक्स हैं पहले उनसे स्टेट लैंड खाली करवाई जाए। साथ में हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने, जिन VVIPs ने, जिन बड़े बड़े लोगों ने इन ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े किए हैं, उनके नाम जो हैं अखबारों में, चैनलों में, वेबसाइट्स के ऊपर दिए जाएं, ताकि लोगों को मालूम हो कि ये कौन कौन से इम्पॉर्टेंट रसूख वाले लोग हैं जिनके पास स्टेट लैंड है। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूंगा, जो आपने अभी बताया इस सिलसिले में जानकारी लोगों तक पहुंची, लेकिन अगर देखा जाए बज़ाते खुद शेख शकील का इस मसले में अपना निजी जो है एक सोच थी, वो क्या थी, लोग जानना चाहते हैं। हाँ, मैं आपको ये बता दूं, मेरी अपनी जो निजी सोच ये है कि वो लोग जिन्होंने इम्पॉर्टेंट पोजीशंस समाज में ऑक्यूपाई की, चाहे सियासी, समाजी या ब्यूरोक्रेसी में, उन लोगों को कोई इख्तियार नहीं था स्टेट लैंड के बड़े बड़े एरियाज़ को ग्रैब करने का, क्योंकि वो लोग जो हैं वो ऑलरेडी पढ़े लिखे अच्छे अच्छे ऑफिसेज उन्होंने ऑक्यूपाई किए। तो मेरी अपनी ज़ाती ये सोच है कि, और हालांकि मैं तो जो पटिशन में लिखा हुआ है मैं उसी चीज़ को ये कहूँगा, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती सोच भी ये है कि वो लोग जो कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को इस किस्म के अनएथिकल काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक एक आम आदमी का, एक गरीब आदमी का ताल्लुक़ है, मैं आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँगा। उस मुफादे आम की रिट पटिशन का नंबर है 19/2011। कोई भी शख्स उस रिट पटिशन को मेरे से भी ले सकता है और हाई कोर्ट से भी निकाल सकता है। उसमें हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि किसी गरीब आदमी को टच किया जाए। उसमें कहीं पे भी हमने ये कहा कि किसी नोमैड को, किसी गुज्जर या किसी बकरवाल का कुल्ला जो है वो तोड़ा जाए। हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि वो शख्स जिसने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से 5 मरले, 10 मरले या 15 मरले के ऊपर अपना शेल्टर बनाया है, उसको तोड़ा जाए। हमारी जो पटिशन थी वो सिर्फ लैंड माफिया के ख़िलाफ़ थी, और लैंड माफिया मैंने आपको बता दिया कि हमने बाकायदा पटिशन में डिस्क्राइब किया कि लैंड माफिया कौन है। और आपके माध्यम से ये भी मैं समाज को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि खुल के मैंने अपने जो गरीब गुरबा लोग हैं, हमने उनकी वकालत यहाँ पे भी की, और कोर्ट को भी हमने ये कहा कि स्टेट लैंड अगर रिट्रीव होनी चाहिए तो ये जो लैंड माफिया है, देखिए बेचारा 2 मरले वाले को आप लैंड माफिया नहीं कह सकते। हालांकि कई लोग में से बहस करते हैं, नहीं जी 1 मरले वाला भी जिसे कहते हैं और 10 कनाल वाला भी। आप 1 मरले वाले का मुकाबला जो है ना 50 कनाल या 100 कनाल वाले के साथ नहीं कर सकते, जिसने बड़ी मेहनत मुशक्क़त से अपना एक छोटा सा आशियाना बनाया है। आप उसका कंपैरिजन लैंड माफिया के साथ नहीं कर सकते। तो लिहाजा आपने ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि मेरा अपना मौक़िफ़ क्या है। मेरा अपना स्टैंड यही है कि दैट देयर शुड बी डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पर्सन हैविंग 5 मरलास एंड ए पर्सन हैविंग 20 कनाल्स, 40 कनाल्स। और आप देखिए अभी जो लैंड रिट्रीव हुई है, कई लोगों ने 40-40 कनाल दबा के रखी थी, कई लोगों ने 100-100 कनाल दबा के रखी थी, कई लोगों ने अपने घर के साथ 2-2 कनाल अपने साथ सरकारी रकबा या काचराई रकबा रखा हुआ था। अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई भी है तो मुझे लगता नहीं उसमें कोई नामुनासिब बात हुई है। क्यों? क्योंकि उनको अल्लाह ने ऑलरेडी इतना कुछ दिया हुआ है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी ये सारे काम करने की। तो लिहाजा मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। मेरा जो दिल है वो गरीब आदमी के लिए धड़कता है, और मैं खुद एक बड़ी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूँ। लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी, आप जैसे भाई और थोड़ी बहुत
हमारे माँ बाप की दुआएं हमारे साथ हैं, अपने आवाम की दुआएं हमारे साथ हैं और हमेशा हमने कोशिश की हक बात की जाए। देखिए, आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा, जब ये लैंड ड्राइव एक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर जारी हुई, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई गई, जम्मू की अगर हम बात करें, जम्मू के अंदर मलिक मार्केट से ही शुरुआत की गई, चाहे वहाँ पे MG हेक्टर है या जो बाकी मामले हुए, और उसके बाद नई बस्ती में पहुँच करके इस हिसाब से रुक जाती है कि जिसमें बीजेपी के सदर ये कहते हैं कि जब इनकी इन चीज़ों से छेड़ा जाएगा तो उनसे पहले बुलडोज़र उनसे जो है गुजरेगा। तो जब मलिक मार्केट में वो चीज़ थी तो उन्हें उस वक्त खामोश पाया गया, और जब नई बस्ती में, तो कुछ लोग इसे एक ना वो कम्युनिटी बेस्ड टारगेट भी मानते हैं, लेकिन मैं आपसे लोगों को जानकारी पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस सिलसिले में, और ख़ास तौर से जम्मू के मुकाबले में कश्मीर में जो है ये ड्राइव ज़्यादा चलाई गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, अभी जो सरकार केंद्र में पावर में है ना, वो सरकार जो जम्मू कश्मीर की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जिनको मैं रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कहूँगा, या हमारे जम्मू में हम लोग कहते हैं कश्मीर सेंट्रिक जो पार्टीज़ हैं, हमारी मरकज़ी सरकार जो है वो इन तमाम पार्टीज़ को और पॉलिटिशियंस को डिस्क्रेडिट करना चाहती है। वो जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बताना चाहती है कि चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, ये वो तंजीमें हैं जिन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया। इन लोगों ने अपने घरों को भरा और आवाम की कोई खिदमत नहीं की। और उसी सिलसिले में ये जो आप कह रहे हैं ना ड्राइव, उसी सिलसिले में ये जो ड्राइव सारी चली है, ये ड्राइव का जो पहला जो टारगेट था, उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स को टारगेट करना था। टारगेट करके ये चीज़ बताने की कि देखिए, ये लोग जो 60-70 साल तक जिन्होंने हुकूमत की, ये बेसिकली इन्होंने अपने आप को प्रोपेगेट किया, अपनी प्रोग्रेस की, और आवाम के लिए इन्होंने कुछ नहीं सोचा। ठीक है। और सबसे बड़ा मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि जो आपका ये भी सवाल था कि क्या ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया गया, इसमें कुछ हद तक आपकी बात में सदाकत भी है। देखिए, लोगों की है मेरे ज़रिए। हाँ, मैं आपको कहूँगा ये परसेप्शन अवाम में गया। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, MG हेक्टर जो है वो मलिक मार्केट में था, जिसका रकबा 16 या 17 मरले होगा, 1 कनाल से कम ही है, लेकिन उसको गिरा दिया गया, कहा गया जी ये एनक्रोचमेंट है या स्टेट लैंड है या कोई भी है। और आप ये देखिए कि जब वहाँ पे बलडोज़र चला, तो आप देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर, ख़ास तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर वहाँ पे नहीं गया। ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस वक्त बजालता में कुछ दुकानदारों को नोटिस गए, तो हमारे युद्धवीर सेठी साहब जो हैं वो वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने, आपने देखा कि कितनी प्रोवोकेटिव बात वहाँ पे की। ठीक है। उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन अगर वो मलिक साहब हैं हमारे कहाड़ा के DDC मेंबर मेराज मलिक, तो उनके ख़िलाफ़ आपने देखा FIR हुआ, उनको 3-4 दिन अंदर भी रखा गया। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने नई बस्ती में दुकानदारों को नोटिस दिए, तो आपने देखा कि वहाँ पे एक शख्स काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने बहुत कुछ कह डाला, और ये भी कह डाला कि भाई आप लोगों से तो मुस्लिम अच्छे थे, वो किसी को तंग नहीं करते थे, छेड़ते नहीं थे। और आपने देखा कि उसका वो वीडियो इतनी वायरल हो गई यकदम, कि उसका इतना इम्पैक्ट हुआ कि रविंदर रैना जी को अपने चंद और कद्दावर नेताओं को लेकर वहाँ पे आना पड़ा। तमाम नोटिस को इकट्ठा कर लिया रविंदर रैना जी ने। उन्होंने कहा मैं अभी LG साहब के पास जाऊंगा और साथ में चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा। ठीक है। और उन्होंने कहा मैं देखूंगा कि बलडोज़र यहाँ कैसे आता है। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर बलडोज़र आएगा तो पहले वो मेरे ऊपर से गुजर के जाएगा। दूसरा, आपने देखा कि रेहाड़ी में भी
थोड़ा सा इंक्रोचमेंट रिमूव करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। वहाँ पे भी आप देखिए एक शख्स ने बड़ी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया रैना साहब के ख़िलाफ़। तो आप मुझे सुनने में आया है कि रविंदर रैना जी रिहाड़ी में भी गए और उसके बाद आपने देखा कि यकदम एविक्शन ड्राइव जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या रविंदर रैना जी का नई बस्ती में जाना, रिहाड़ी में जाना और वहाँ लोगों के साथ इजहार हमदर्दी करना, और इसके अलावा आपको पता है बठिंडी में जुलूस निकले, सुंजुआ में जुलूस निकले, एक एक 2-2 हज़ार लोगों ने हाथों में तिरंगा लेके, लेकिन वहाँ पे रविंदर रैना जी नहीं गए और अभी तक भी नहीं गए। हालांकि उनका एक वीडियो आया हुआ है कि वो कई मसरूफ़ थे, उन्होंने MP साहब को भेजा, लेकिन जहाँ पे रविंदर रैना जी जचते हैं वहाँ पे वही जचते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख हैं, जो पार्टी इस टाइम मरकज़ में हुकूमत में है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को सस्पेंड क्यों किया गया। कुछ तो लोग ये कह रहे हैं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की साख जो है वो ख़राब हो रही थी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने अपना गमो गुस्सा नई बस्ती में दिखाया, रिहाड़ी में दिखाया, तो लोग तो ये चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो फर्टाइल ग्राउंड है जम्मू, सांबा, कठुआ, अगर इसी किस्म के जज्बात लोगों के बाहर आ गए तो फिर तो मुझे लगता है कि इनके पाँव के नीचे से धरती जो है वो खिसक जाएगी। एक तो ये बात की जा रही है कि शायद इसीलिए एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को सस्पेंड किया गया। दूसरा मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा। आज पूरे जम्मू के सोशल सर्कल में और सोशल मीडिया पे लोग खुल के बात कर रहे हैं कि कौन से भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और कौन से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी को जो मीडिया प्रमोट करता है वो लोग भी एनक्रोचर्स हैं। लोग उनके बाकायदा खसरा नंबर मेंशन कर रहे हैं, बाकायदा उन लोकेलिटीज़ का जिक्र कर रहे हैं, वो लिस्टें जम्मू शहर में वायरल हैं। तो लोग कहते हैं कि अब जब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए कि जब आपकी अपनी जमात के लोग जो हैं वो खुद एनक्रोचर्स हैं और आपने एक 17 मरले की एनक्रोचमेंट हटाई MG हेक्टर की, तो गांव दिल्ली मार्बल मार्केट में 156 कनाल JDA की ज़मीन जिसकी कीमत करोड़ों रुपया है, खसरा नंबर 781, जहां से JK चैनल, JK रिजॉर्ट्स, JK प्लाज़ा और कौन कौन से बैंकेट हॉल जो हैं वो नहीं चल रहे, तो वहाँ पे बुलडोज़र क्यों खामोश हो गया, वहाँ पे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव क्यों नहीं चली, और जबकि इन तमाम ज़मीनों का जिक्र जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की जजमेंट में है। तो ये तमाम सवालात जो है जम्मू का जो सिविल समाज है, जम्मू की जो सिविल सोसाइटी है, ये सरकार से कर रही है। तो लिहाजा वो लोग जो मुतासर हुए इस ड्राइव से, वो लोग तो कहते हैं कि भाई हमारी क्या गलती थी, हमारी गलती ये थी कि मेरा नाम सलीम बेग था, हमारी ये गलती थी। और जम्मू में लोग खुल के बात कर रहे हैं कि वाटर बॉडी के ऊपर, तालाब के ऊपर, गैर मुमकिन एक्ट के ऊपर 3 स्टार 5 स्टार होटल 17 माइल्स में बने हैं, शॉपिंग मॉल खड़े हैं, वहाँ पे तो कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लिहाजा सरकार के ऊपर लोगों ने इस बात के ऊपर उंगलियां उठाई कि ये ड्राइव जो है वो सिलेक्टिव है। लेकिन अब ये जो मामला है फ़िलहाल तो इसको सस्पेंड किया गया है, लेकिन सरकार को ये बातों का जवाब देना पड़ेगा कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मुंसलिक हैं या वो मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ को इनकरेज या प्रमोट करता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी। मैं आपसे ये भी जानने की कोशिश करूँगा। देखिए, जिस तरीके से जम्मू की ही हम बात करें, इसी हवाले से जम्मू में लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो मिल्कियत के बिना ज़मीनों पे रह रहे हैं, यानी जिसे नाजायज़ कब्ज़ा कहा जा रहा है जी। तो फ़र्ज़ कीजिए शेख शकील साहब को
हुक्मरान बना दिया जाता है और उनसे इस सिलसिले में बात की जाती है। तो क्या शेख शकील साहब उन लोगों को जिन्होंने वहाँ घर बनाए और वो जो ऑफिसरान थे, वो जो डिपार्टमेंट्स थे जिन्होंने उन्हें वहाँ पे घर बनाने के लिए इजाज़त भी दी या जो बनाने के लिए दिया और उन्हें उस वक़्त नहीं रोका, बिजली उन्हें वहाँ तक पहुँचाई, उसका किराया लिया, उसके बिल बने, पानी उन्हें वहाँ तक पहुँचाया, उसका पानी का टैक्सेस उनसे मुख्तलिफ़ तरीके से वसूले गए और कई बरसों तक उन्हें उन जगहों पे जो है हर तरीके के काम करने पड़े और अचानक से उन्हें उजाड़ने की बात हो रही है। तो बतौर हुक्मरान अगर शकील होंगे, फ़र्ज़ कीजिए, तो क्या आप उनके घरों को उजाड़ेंगे, उनके तिजारत खानों को उजाड़ेंगे या उन्हें रेगुलाइज करेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, मुझे कोई इख्तियार नहीं है किसी का घर, किसी का आशियाना, किसी की दुकान, किसी का टी स्टॉल, किसी का छोटा सा कोई स्टोर अगर किसी ने खोला है 10 मरले पे या 1 कनाल के ऊपर, मुझे उससे रोज़ी और उसका शेल्टर छीनने का कोई अधिकार नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर कभी अल्लाह करे आपकी बात सच हो और मुझे अल्लाह मौका दे, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह यहाँ जम्मू में 18 अनऑथोराइज इलीगल कॉलोनीज को रेगुलराइज किया गया, मैं सबसे पहले इन तमाम जो अनऑथोराइज कॉलोनीज हैं जिनके ऊपर बार बार उंगलियां उठाई जाती हैं, आप देखिए जम्मू में जो प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की थी या मुफ्ती साहब की थी या इससे पहले जितनी भी सरकारें थी, मोस्टली यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जम्मू में इन सरकारों ने जिनके ऊपर आज उंगलियां उठाई जा रही हैं, उन लोगों ने 15 से 18 कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया है, जिनमें भगवती नगर, नानक नगर, कासम नगर, शेख नगर और बहुत सारी बस्तियों के मैं नाम ले सकता हूँ, इवन गुज्जर नगर आल्सो। लेकिन अभी आप देखिए, जो जम्मू कश्मीर में हाउसिंग बोर्ड है या जेडीए है, ये इसकी ड्यूटी बनती थी कि जम्मू कश्मीर में अगर कोई बनी बसोली से आया है, डोडा भद्रवाह से कोई आया है, किश्तवाड़ से, मड़वा दक्षिण से, मेंढर से, रामनगर से, बनी से अगर कोई यहाँ पे लोग आए हैं, अगर उनकी हाउसिंग की रिक्वायरमेंट थी तो ये हाउसिंग बोर्ड और जेडीए का काम था, जिसकी जितनी अपनी औकात थी। देखिए, हर एक शख्स चाहता है अपने बच्चों की अच्छी तालीम हो। अभी आप देखिए, कहारा जैसी जगह से एक ही घर के 3 बच्चे जो हैं वो केएस में क्वालिफाई किया, उन्होंने कहारा में बैठ के नहीं क्वालिफाई किया, जम्मू में वो उन्होंने चाहे कोचिंग करते थे या यहाँ पे पढ़ते थे, जम्मू में रहकर, क्योंकि यहाँ पे वसाइल हैं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। इसलिए मैं आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ, किसी ने किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं किया, कोई इंक्रोचमेंट नहीं की। ज़मीन चाहे 2 मरले खरीदी, चाहे स्टेट लैंड खरीदी, चाहे फॉरेस्ट लैंड खरीदी, लेकिन खरीद के, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये जो कहते हैं कि नहीं जी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, ये साजिश के तहत हुआ, बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। कई लोग मिलिटेंसी के शिकार थे, कई लोग बॉर्डर की शेलिंग के शिकार थे, कई लोग उनके इलाका जात में तालीम की फैसिलिटीज़ मैसर नहीं थी। इसी तरह करते करते चाहे बठिंडी बसा, बख्शी नगर बसा, चाहे आप समझ लीजिए हमारे इधर हाई कोर्ट के साथ जानीपुर है, ये बसा। ये वही तमाम तबका है जो बेचारे एक एक कनाल के ऊपर घर नहीं बना सके, किसी के पास 2 मरले हैं। अब जहाँ पे आपने सही कहा, जहाँ पे लाइट पहुँच गई, जहाँ पे पानी पहुँच गया, जहाँ सड़कें बन गई, जहाँ खंबे लग गए, इलेक्ट्रॉनिक मीटर लग गए, अब इसके बाद तो सरकार का क्या दायित्व बनता है? वहाँ बुलडोज़र चलाना या उसको रेगुलराइज करना? तो सरकार की ड्यूटी बनती है इन कॉलोनीज़ को जो कि अब डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ आपने गलियाँ बना ली, जहाँ पे जीएमसी के फंड्स लगना शुरू हो गए, जहाँ से कारपोरेटर इलेक्ट होना शुरू हो गए, तो क्या उन लोगों का हक नहीं बनता कि उनकी कॉलोनीज़ को भी रेगुलराइज किया जाए या उनकी कॉलोनीज़ के ऊपर सियासत खेली जाए? तो लिहाजा मेरी यही सबमिशन है आपके माध्यम से कि जम्मू में वो तमाम कॉलोनीज़, जैसे ये हमारे हाई कोर्ट के साथ भवानी नगर है, खसरा नंबर 1187, जेडीए लैंड है 267 कनाल, जिसमें हमारे 90% हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं।
इसके साथ खसरा नंबर 1182 है, ठीक है, जिसका एक थोड़ा सा पोर्शन हैदरपुरा भी है। अब ये गुंजान आबाद इलाके हैं, यहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। वहाँ पे स्कूल भी बने हैं, मंदिर बने हैं, मस्जिदें बनी हैं, दुकानें बनी हैं। अब क्या आप यहाँ बुलडोज़र चलाएंगे? तो इसका एक ही हल है कि सरकार जो है, जिस तरह पहले हुकूमतों ने 18 कॉलोनीज़ को रेगुलराइज़ किया, इनको भी एक सिलसिले के तहत रेगुलराइज़ किया जाए। एक ये भी बात है कि जिस तरह से नीडोज फैमिली की बात आपको मालूम है कि वहाँ पे भी इस तरीके का मामला हुआ। 200 साल पुरानी वो लीज है, उस पर बुलडोज़र चलाना क्या लगता है आपको, ये किसी कानून के दायरे में हो रहा है क्योंकि आप एक वकील हैं, या इसे आप ये कहें कि कोई सियासी इंतकाम की बू नज़र आती है? देखिए सर, बात ऐसे है, मैंने उनका इंटरव्यू सुना है अपने मुजफ्फर शाह साहब का। वो कह रहे थे 135 साल पुरानी लीज़ है। देखिए, जहाँ तक तो जिस प्रॉपर्टी के ऊपर उनका लीज होल्ड राइट है, मुझे लगता नहीं उसको कोई टच कर सकता है। सरकार कहती है कि 40 कनाल उन्होंने तजावज़ किया था। देखिए, बात तो सच करनी चाहिए ना। अब मैंने ना मुजफ्फर साहब के डॉक्यूमेंट देखे हैं, लेकिन सरकार का उसमें तर्क ये है, पक्ष ये है कि कुछ ज़मीन जो है, जो अलाट शुदा है, उसको टच नहीं किया है, लेकिन जो तजावज़ किया है उसको टच किया है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो फैमिली पॉलिटिक्स के साथ उसका वो मुंसलिक है। और आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केंद्र में सरकार है वो डिसक्रेडिट करना चाहती है हमारे लोकल पॉलिटिशियंस को। तो इसलिए सबसे पहले जो बुलडोज़र है वो वहीं पे चला, और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि उनको इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि काफ़ी अरसा उन फैमिलीज़ का असर रसूख जो है वो जम्मू कश्मीर की सियासत में रहा है। तो अब अगर देखा जाए जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके की जो ड्राइव चल रही है, और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी ये पूछा था कि आपने इस पे कोई पिटिशंस वगैरह फाइल की, अब जो वाकई कब्ज़े में जो ज़मीनें रही लोगों के यहाँ पे, चाहे नाजायज़ कब्ज़ा कह रहे हैं, 5 से 15 मरले के बीच में सरकार की भी एक लाइन है जो वर्बल है कि ये जो है गरीब लोगों के उसमें आते हैं, और 17 मरले की जो है ज़मीन के अंदर MG हेक्टर को ख़त्म किया जाता है, डिमोलिश किया जाता है। और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि 10, 20, 50, 100 कनाल लैंड ग्रैबर्स और माफियाज। तो इसका मतलब 10 से नीचे वालों को किस टर्म में हम लगा सकते हैं? और इन तमाम चीज़ों के बाद अब कोई आपकी PIL इस पे फाइल हुई या इस तरीके का कोई आपका क्या कहना? देखिए, अभी तो कोई ऐसी कोई PIL नहीं है, लेकिन मैं आपको यही चीज़ में वाज़ह कर दूं कि अभी सुनी सुनाई बातें हैं। सरकार कह रही है कि हम एक पॉलिसी लेकर आ रहे हैं जिसमें 5 से 15 मरले तक के जो जिनके रिहायशी मकानात हैं या स्मॉल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसको रेगुलराइज़ किया जाएगा। अभी ब्लैक एंड वाइट में तो कुछ आया नहीं है, ठीक है, लेकिन इन द मीन टाइम आपको पता है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब ये वक्त ही बताएगा कि वो पॉलिसी कब आएगी। हालांकि तमाम लोग जिसे कहते हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इवन मैंने सुनील शर्मा जी का भी एक दिन इंटरव्यू सुना, वो कहते हैं मैं LG साहब से मिल के आया हूँ, तो मैंने बात रखी है पॉलिसी बनने की। काफ़ी लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जो है। लेकिन सर, इतने वक्त तक जो है लोगों को, मैंने जो आपको पहले पूछा था, इतने वक्त तक जो है लोगों को ये बनाने देना, फिर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना, और चाहे किसी ने बड़ा घर भी बनाया हो तो क्या तोड़ना ही उसका कोई कानूनी वो बनता था? देखिए, बात ऐसे है, मैंने आपको पहले बताया, ड्यूटी सरकार की बनती थी हाउसिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। सरकार कर नहीं सकी, चाहे स्टेट लैंड थी, गैर मुमकिन जाड़ था, गैर मुमकिन जंगल था, लोग आते गए, लोग ज़मीनें बेचते गए, मकान बनते गए, ठीक है। उस वक्त तो किसी ने मना भी नहीं किया, मैंने आपको पहले ही कहा। लेकिन अब हम इसे कानून में हम कहते हैं फेट अकम्पली, ठीक है। अब आप पूरे जम्मू पे बुलडोज़र नहीं चला सकते। मैंने आपको ये कहा ना, ये हाई कोर्ट की दीवार के साथ है, 1187, 570 मकान है,
आपके 570 मकानों पे बुलडोज़र चलाएंगे, आपके पूरी बठिंडी पे बुलडोज़र चलाएंगे, या पूरे सुंजुआ पे बुलडोज़र चलाएंगे? सरकार ने जब खुद कह दिया है, एलजी साहब ने जब खुद कह दिया कि कोई रिहायशी मकान नहीं तोड़ा जाएगा, और आप मुझे खुद बताइए, क्या आप किसी का मकान तोड़ने के बाद आप खुद सुकून से रह सकते हैं क्या? आप मुझे एक चीज़ बताइए, आप एक चिड़िया का घोंसला उजाड़िए, आप रात को सो नहीं पाएंगे। सिर्फ एक दिन नहीं, महीनों महीने आपको रिग्रेट रहेगा कि यार मैंने क्यों इस चिड़िया को, इसका घोंसला जो है, इसको बर्बाद किया। तो आप हज़ारों मकानों पे कैसे बुलडोज़र चला सकते हैं? तो इसलिए सरकार, आपने देखा है, खुद सेंसिटिव है इस बात के ऊपर, और तभी बार बार ये चीज़ आश्वासन भी दे रही है किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट शेख शकील साहब। इस वक्त हम हाई कोर्ट के सामने हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर इविक्शन और एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव्स के हवाले से बातचीत की। उम्मीद यही करते हैं कि आइंदा आने वाले जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस हवाले से मसाइल हैं, उसमें आप सब लोगों को रोशनासी हो चुकी होगी। देखते रहिए शुभम चैनल। अपने मेज़बान इद्रीस फलाई को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।